हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आज हम लोग मानव भूगोल के नेक्स्ट सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, हम लोगों ने मानव भूगोल शुरू कर दिया है। भारत के भूगोल को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद ये मानव भूगोल का सेगमेंट है। मानव भूगोल में अब हम लोग सबसे पहले हमने इससे पिछले वीडियो में मानव भूगोल का एक परिचय दिया था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। मानव भूगोल क्या है, बेसिकली हम लोग मानव भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस वाले वीडियो में हम लोग मानव भूगोल का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। मानव भूगोल को किस प्रकार से डेवलपमेंट मिला, कैसे वो विकसित होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हो सकता है थोड़ा मेरा नॉइस में प्रॉब्लम आया आज ईयरफोन की वजह से, थोड़ा सा देखिएगा। तो मानव भूगोल को समझने के लिए एक बार हम लोग इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझ लें, ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि मानव भूगोल किस प्रकार से विकसित हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो मानव भूगोल का वैसे तो इतिहास काफ़ी लंबा है, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका जो अध्ययन है और इस पर करने वाले व्यक्तियों का जो काम है वो काफ़ी बड़ा है। ग्रीक और रोमन विद्वानों ने इस दृष्टिकोण में सबसे अधिक बल दिया कि मानव एवं उसके भौतिक पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग मानव भूगोल में मानव और उसके भौतिक पर्यावरण या वातावरण के आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं। तो ग्रीक और रोमन विद्वानों ने इस दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया कि मानव का उसके भौतिक पर्यावरण के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे अगर हम लोग बात करें हेरोडोटस की, अरस्तु की, इरेटोस्थनीज की, इन लोगों ने क्या देखा। इन्होंने देखा कि विशिष्ट राष्ट्रों की प्रगति में अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब वो कहते हैं कि हम लोग जब compete करते हैं विश्व लेवल पर, जब हम लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें अपने भौतिक पर्यावरण के कारण काफ़ी बेनिफिट्स मिले हुए हैं। जैसे तत्कालीन रोम या तत्कालीन ग्रीक को देखिए, तो ये इस प्रकार के इनको प्राकृतिक रूप से कटे फटे तट मिले हुए थे और एक अच्छा समुद्र तटीय क्षेत्र मिला हुआ था, ताकि व्यापार की दृष्टि से या रणनीतिक दृष्टि से ये काफ़ी सुरक्षित महसूस किया करते थे, जिससे यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होती है। और इकोनॉमी के डेवलप होने के बाद यहाँ पर अनेक खोज होती है, विद्वान जो है उन लोगों को मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में या विकास में जो वहाँ का भौतिक पर्यावरण है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस पर घनिष्ठ मतलब इस पर जो सबसे पहले ध्यान गया वो ग्रीको रोमन विद्वानों का गया था। वैसे मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था आपको कि अब हम लोग मैं पीपीटी ना बना करके डायरेक्ट बुक से ले रहा हूँ मैं ये वीडियोस। कारण उसका ये है कि मानव भूगोल में आपको कभी भी किसी कोचिंग के नोट्स तो मिलने से रहे, और वैसे भी मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं कहता कि आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने चाहिए। आपको हमेशा बुक पढ़नी है, एक ऑथेंटिक बुक पढ़नी है। अभी मैंने इसमें माजिद हुसैन वाली बुक का रेफरेंस लिया है। आप इसमें कोई सी भी किताब ले सकते हैं, किताबें सारी अच्छी है, बस आप किताबें पढ़ें, बस मेरा यही मानना है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ कि कल को आप किताब पढ़ेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्टिव फील करेंगे कि हाँ, हमने किताब पढ़ी हुई है पहले से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊँ। जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं उसको स्किप कर दूंगा, बट बुक से पढ़ाने के लिए मैं जो ये फ़ायदा मिलेगा बच्चों को वो ये रहेगा कि कल को जब बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, हमने किताबें पहले देखी हुई है, ये चैप्टर पहले हमने देखा हुआ है, उन्हें पढ़ा हुआ फील होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करें, जब रोमन विद्वान की बात करते हैं स्ट्रेबो की, तो स्ट्रेबो और उसके जो समकालीन रोमन भूगोलवेत्ता थे उन्होंने भी मानव और उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकी स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। ये कहते थे कि मानव और उसकी जो प्रगति है उस पर कहीं ना कहीं उसके भू पारिस्थितिकी जो स्वरूप है, ये जो तत्व हैं, ये जो भौतिक पर्यावरण है उसके आसपास का, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्लियर बात है। तो इसी प्रकार से जब आप देखोगे, जब हम लोग अरब विद्वानों की बात करें, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न बतूता, इब्न खल्दून, ये सब के सब जो थे, इन्होंने प्रजातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने ये देखा कि किसी क्षेत्र की जो प्रजाति है, जो मानव प्रजाति है, उस पर उसकी प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी इन्होंने जोर दिया। जब हम लोग बात करते हैं आगे चलते हुए, जैसे ऐसे एक ग्रीक काल निकलता है, रोमन काल निकलता है, अरब भूगोलवेत्ताओं का एक काल आता है, उसके बाद एक अंधकार युग आता है,
फिर अंधकार युग के बाद एक पुनर्जागरण का काल आता है। तो जब पुनर्जागरण का काल आता है तब पश्चिमी यूरोप के देशों में यह विचार वापस से प्रचलित होता है, क्या कि प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय क्रियाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। जब ये भूगोलवेत्ता जब भूगोल का अध्ययन करते हैं, जब भूगोल में प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक चीज़ें या प्राकृतिक तत्व मानव के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे जैसे मानव की बात होने लगेगी, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव भूगोल की उत्पत्ति शुरू होती जाएगी। आप लोग इसी क्रम को देखिएगा और इसको इसी क्रम में समझिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि मानव भूगोल को जो आधुनिक स्वरूप देने का जो समय आया, वो समय कौन सा आया था? वो समय था 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का अंतिम समय और 19वीं शताब्दी का स्टार्टिंग जो पीरियड्स है, ये वो समय है जब वाकई में मानव भूगोल एक आधुनिक विज्ञान के रूप में विकसित अथवा डेवलप हो रहा था। इस समय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रीटर, ये दो वैज्ञानिक थे, भूविज्ञानिक थे, और ये हम्बोल्ट तो जलवायु वैज्ञानिक भी था। तो इन्होंने सामाजिक समूहों तथा उनके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया। इन्होंने ये देखा कि किसी भी क्षेत्र का जो सामाजिक सांस्कृतिक समूह है, सोशल कल्चरल जो ग्रुप है, अगर हमें उसको समझना है तो उसके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध को हम लोग समझें तो हम लोग बेहतर तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम्बोल्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है कॉस्मोस, इसको नोट कीजिएगा, नेट की परीक्षा में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही। कार्ल रीटर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है अर्धकुंडे। दोनों की दोनों पुस्तकों को मैंने यहाँ पे गोला मार रखा है, कॉस्मोस और अर्धकुंडे, तो आप इनको याद रखिएगा। और ये दोनों की दोनों पुस्तक मानव और पर्यावरण के संबंधों अथवा यूँ कह सकते हैं कि अंतर संबंधों को बताती है। 1859, आपने डार्विन का नाम सुना होगा। तो डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। ये जो पुस्तक का नाम मैं अभी गोला कर रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके प्रकाशन के पश्चात मानव भूगोल बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। इसमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव की प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, और कहीं ना कहीं भौतिक पर्यावरण का रोल इसमें सामने आता है कि किस प्रकार से मानव प्रजाति किस प्रकार से विकसित होते हुए आज के आधुनिक मानव का रूप ले गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं उसके भौतिक पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे फ्रेडरिक रेडजेल की, जिसे आधुनिक भूगोल या यूँ कहें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी एक सबसे फेमस किताब है एंथ्रोपोजोग्राफी। अभी तक हमने 3-4 किताबें देख चुके हैं, कॉस्मोस, अर्धकुंडे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और एंथ्रोपोजोग्राफी। तो ये बेसिकली पुस्तक है रेडजेल की, जिसमें उन्होंने मानव भूगोल को मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन कहा है। मतलब मानव भूगोल में मानव को प्रकृति के साथ अंतर संबंध और प्रकृति का मानव के साथ अंतर संबंध, इस पर जोर दिया गया है इस पुस्तक में, एंथ्रोपोजोग्राफी में। मैंने इससे पिछले वीडियो में रेडजेल के, हम्बोल्ट के, कुमारी सैंपल के, इन सब के विचार मानव भूगोल के संबंध में आपके सामने व्यक्त किए थे। एक बार शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, ये रेडजेल की शिष्या थी, अमेरिकन जोग्राफर है ये। इन्होंने क्या कहा था मानव भूगोल के लिए कि अविरत मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। क्लियर है। इसके बाद एक फ्रांसीसी विद्वान आते हैं, विडाल डी लाब्लाश। इन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का शीर्षक था मानव भूगोल के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आपको ये इस एक ही पैराग्राफ में हमने 5 पुस्तकें देख ली है। इन 5 पुस्तकों के नाम, उनके राइटर के नाम, ये आपको बहुत कंठस्थ होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले ये पुस्तक 1992 के अंदर, फिर बाद में 1926 के अंदर, ये 1922 और 1926 में ये प्रकाशित हुई। तो उसके बाद अगर हम लोग बात कहें कि विडाल डी लाब्लाश ने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करेगा। यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारियों के बीच संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले ऐसे भौतिक नियम जिनसे प्रभावित कौन हो रहा है, वहाँ पर निवास करने वाला मानव, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध रहेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। कुमारी चर्चिल सैंपल और इससे पूर्व के जितने भी विद्वान थे, ये सभी के सभी विद्वान
प्रकृतिवाद या यूँ कहें पर्यावरणवाद या यूँ कहें निश्चयवाद के समर्थक रहे थे, क्योंकि अब तक मानव भूगोल का इतना विकास नहीं हुआ था कि हम लोग ये कह सकें कि मानव भी एक प्रभावशाली कारक रहेगा किसी भी क्षेत्र के विकसित होने का। तो हमेशा से इनका जो अध्ययन रहा है वो इस पर रहा है कि किस प्रकार से भौतिक वातावरण मानव को प्रभावित करता है और मानव के ऊपर प्रभाव डालता है। तो हम लोग देखेंगे अब तक के जितने भी अध्ययन हुए हैं कुमारी चर्चल सैंपल और इन सब तक के, ये सभी के सभी प्रकृति को मानव के ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। जैसे कि इधर एक लाइन भी लिखी हुई है कुमारी चर्चल सैंपल की कि वो स्पष्ट करती है कि मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है और पृथ्वी का शिशु है, उसके धूल का एक कण है। मतलब ये क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है मानव बहुत तुच्छ सा प्राणी है, जबकि पृथ्वी जो है वो काफ़ी प्रभावकारी है, या भौतिक पर्यावरण काफ़ी प्रभावकारी है। इन विचारों ने पर्यावरणवाद को पर्याप्त बल दिया। यहाँ से शुरू होता है मानव भूगोल में एक द्वंद्व आएगा, जहाँ पर हम लोग संभववाद और निश्चयवाद का अध्ययन करेंगे। संभववाद वही भाषा बोलता है जो कि कुमारी चर्चिल सैंपल बोल रही है, निश्चयवाद ये बात बोलता है जो कुमारी चर्चिल सैंपल बोल रही है। इसका विरोध करने के लिए संभववाद आता है। एक नया चैप्टर आएगा मानव भूगोल में जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से फिर आगे हंटिंगटन आते हैं जो भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और उसे मानव भूगोल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर बात है। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आता है जो कि एक लीग चेंजर कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद को प्रतिपादित किया और कहा कि मानव समुदाय ये कभी भी विकास की प्रगति को तीव्र कर सकता है, धीमा कर सकता है, रोक सकता है। आप इस बात को समझिए कि वो ये कहना चाह रहा है कि प्रकृति एक इस प्रकार का हमें माहौल दे रही है जिस माहौल को मानव परिवर्तित कर सकता है। कहीं ना कहीं जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है, वो हमें रुकने के लिए, ठहरने के लिए और जाने का संकेत देती है। उसी प्रकार से मानव भी इस प्रकार के संकेत दे सकता है प्राकृतिक वातावरण को, परंतु पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का कुछ ग्रिफिथ टेलर द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। ये हम लोग इसको और विस्तार से पढ़ेंगे आगे। फिर जब हम लोग मानव भूगोल के इतिहास को देखते हैं तो लगभग 1930 के आसपास मानव भूगोल के अन्य विषयों में विभाजन भी सामने आते हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, फिर उसके बाद में सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांख्यिकी भूगोल, चिकित्सा भूगोल। मतलब मानव भूगोल के भी फिर कई सारे विभाग होने लगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपने वर्ग यूँ कहें टाइप के हिसाब से। मानव भूगोल कई सारे भूगोलों में परिवर्तित होता गया, आगे से आगे बढ़ता गया। फिर हम लोग बात करेंगे 1980 तक मानव भूगोल का क्षेत्र बहुप्रयोजन के फलस्वरूप बहुत व्यापक हो गया था, जिसमें भूगोल के उन सभी अंशों का वर्णन है जिनका संबंध मात्र प्राकृतिक वातावरण अथवा भूगोल के उप क्षेत्र मानचित्र विज्ञान से संबंधित तकनीकी विषयों से नहीं रहा। मतलब ये है 1980 तक आते आते जिस प्रकार का हम लोग पारंपरिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, मानचित्र को लेकर के, सिद्धांतों को लेके, भौतिक वातावरण को लेके, भौतिक सिद्धांतों को लेकर के, अब एक लीग बदल रही है। अब मानव अस्तित्व में आता है, मानव सेंटर में आता है और भूगोल का अध्ययन बदलता जाता है। क्लियर बात है। फिर जब हम लोग देखते हैं आगे तो भूगोल की ही भांति मानव भूगोल भी घनिष्ठ रूप से 3 घटकों से निर्मित हो जाता है। 3 घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले मानव की जनसंख्या का क्षेत्रीय विश्लेषण। मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर कौन कौन सी जनसंख्या किसके क्षेत्र में वितरित है, इसका अध्ययन। दूसरा, मानव जनसंख्या और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का पारिस्थितिकीय विश्लेषण। सेकंड नंबर कौन सा विश्लेषण हो जाएगा? पहला वाला था क्षेत्रीय विश्लेषण, दूसरा था पारिस्थितिकीय विश्लेषण और तीसरा आता है प्रादेशिक विश्लेषण। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रीय विभेदन के प्रथम दोनों विचारों का योग है। जो हमने क्षेत्रीय विभेदन पढ़ा, इसके अंदर हम लोग क्षेत्रीय विश्लेषण को भी शामिल करेंगे और पारिस्थितिक विश्लेषण को भी शामिल करके एक नया विभेदन बनाते हैं। और इस प्रकार के बेसिकली मानव भूगोल में हम तीनों घटकों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों घटकों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो बेसिकली मानव भूगोल के इतिहास को हम लोग इस तरह से डेवलप होकर देखते हैं कि कैसे 18वीं 19वीं शताब्दी के अंत और शुरुआत के साथ साथ यह भूगोल या भूगोल की यह शाखा अस्तित्व में आती है और कैसे कैसे डेवलप होकर के यहाँ तक पहुँचती है। लेकिन इसी डेवलपमेंट के अगले क्रम में जब हम लोग देखेंगे, डेवलपमेंट के अगले क्रम में हम लोग जब देखेंगे तो
यही मानव भूगोल नए नए वाद को जन्म देगा। प्रकृतिवाद हो गया, मानववाद हो गया, प्रत्यक्षवाद, उग्रवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद। तो इन सब का हम लोग मानव भूगोल के अगले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।